इस वीडियो में तुम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हो जहां सिडक्शन अट्रैक्शन नहीं, माइंड कंट्रोल होता है, जहां इमोशंस खेल नहीं, हथियार होते हैं, और जहां प्यार एक इल्यूजन है जिसे बनाने वाला हमेशा जीतता है और जिस पर यकीन करने वाला हमेशा हारता है। इस पूरी जर्नी में तुम कैसानोवा की साइकोलॉजी को डार्क साइकोलॉजी की नजरों से देखोगे। कैसे वह लोगों को पढ़ता था, कैसे वह इमोशंस को डिजाइन करता था, और कैसे वह ऐसे निशान छोड़ जाता था जो सालों बाद भी मिटते नहीं थे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर तुम्हें ऐसी डीप फॉरबिडन साइकोलॉजिकल कंटेंट पसंद है तो अभी तुरंत एक सेकंड लेकर लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो वह तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। और इस तरह की नॉलेज के लिए तुम्हें बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। अब चलो डार्क सिडक्शन की पहली परत उठाते हैं और समझते हैं कि एक मैनिपुलेटर कैसे बनता है। चैप्टर 1, द मेकिंग ऑफ अ मैनिपुलेटर, ऑरिजिन्स ऑफ डार्क डिजायर। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो प्यार खोजते हैं और दूसरे वो जो प्यार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। कासानोवा दूसरा प्रकार था। और अगर तुम डार्क सिडक्शन समझना चाहते हो तो यह सच सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा। हर मास्टर सेड्यूसर पहले ब्रोकन होता है, फिर डेंजरस बनता है। कैसानोवा भी किसी रोमांटिक हीरो की तरह पैदा नहीं हुआ था। उसने कंट्रोल की भाषा दर्द से सीखी थी। जब एक बच्चा अपने ही घर में अनचाहा पड़ जाए तो वह दो चीजें सीखता है, प्यार की भूख और उसे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की क्षमता। उसके भीतर यह क्रेविंग इतनी गहरी थी कि वह बड़े होकर सिर्फ बॉडीज नहीं, माइंड्स कैप्चर करने लगा। और यहीं से डार्क सेडक्शन का पहला रूल निकलता है, जिसे बचपन में लव नहीं मिला, वह बड़े होकर लव को मैनिपुलेट करता है। मैं तुम्हें क्लिनिकल लैंग्वेज में नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें वही स्ट्रक्चर समझाऊंगा जो कई सालों के फील्ड एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया है। क्योंकि डार्क सिडक्शन किताबों से नहीं, साइकोलॉजी के बैटलफील्ड से सीखी जाती है। कैसानोवा का असली हथियार उसकी चार्म नहीं थी, उसकी चार्म सिर्फ फसाड थी। असली ताकत उसकी ऑब्जर्वेशन में थी। वह हर इंसान को एक्सरे विजन से स्कैन करता था। कौन वैलिडेशन चाहता है, कौन सुना जाना चाहता है, कौन अपनी वर्थ के लिए तरस रहा है। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं तुम्हें साफ बताता हूं, जिस व्यक्ति की इमोशनल हंगर जितनी गहरी होगी वह उतना ही आसान टारगेट होगा। और कैसानोवा इसी हंगर पर खेलता था। उसने इंटेलिजेंस को नॉलेज की तरह नहीं, वेपन की तरह इस्तेमाल किया। यही फर्क है एक नॉर्मल नाइस गाय और एक डेंजरस सेड्यूसर में। नाइस गाय इंप्रेस करता है, सेड्यूसर डिकोड करता है। कैसानोवा वही करता था, डिकोड। किसी की बॉडी लैंग्वेज का हेजिटेशन, किसी की आंखों की लोनलीनेस, किसी की वॉइस में डिसअपॉइंटमेंट। ये सब सिग्नल्स उसके लिए खुली किताब थे। डार्क सिडक्शन का दूसरा रूल है, लोगों को उनकी स्पोकन डिजायर से नहीं, उनकी हिडन वूंड से कंट्रोल किया जाता है। कैसानोवा ने यही किया। उसने दुनिया को फेस वैल्यू पर नहीं लिया। वह जानता था कि लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग क्या छुपाते हैं। और जब तुम किसी की छुपी वल्नरेबिलिटी पकड़ लेते हो, वह तुम्हारे लिए साइकोलॉजिकल क्ले बन जाता है, ढलने वाला, मोड़ने वाला, तुम्हारी इच्छा से शेप लेने वाला। लेकिन उसकी सबसे खतरनाक स्किल थी पर्सनालिटी शिफ्टिंग। वह एक स्थायी इंसान नहीं था, वह रोल्स था। कभी स्कॉलर, कभी लॉस्ट पोएट, कभी मिस्टेक, कभी रेबल। ये सब एक्टिंग नहीं थी, यह साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर था। सामने वाले की नीड के अनुसार खुद को मोल्ड करना। यह डार्क एम्पैथी है। एम्पैथी जो हीलिंग नहीं, इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल होती है। डार्क सिडक्शन का तीसरा रूल, इररेसिस्टिबल बनने के लिए रियल नहीं, रेलेवेंट बनो। कैसानोवा रेलेवेंट था। सामने वाले के अंदर जो कमी थी वह उसी कमी का आंसर बनकर खड़ा हो जाता था। लोग उसी की तरफ खींचते हैं जो उनकी अनसेड नीड को फुलफिल कर दे। और जैसे जैसे उसने ये स्किल शार्पन की, प्यार उसके लिए कोई इमोशन नहीं रहा,
ये हायरार्की बन गया एक ऊंचा, एक नीचे, एक चाहने वाला, एक चाहा जाने वाला। यही पावर डायनेमिक सेडक्शन को डेंजरस बनाता है। जिस दिन तुम इमोशनल अवेलेबिलिटी विड्रॉ कर पाते हो, उसी दिन तुम दूसरे के साइकोलॉजी पर कंट्रोल पा लेते हो। कैसानोवा जानता था कि अफेक्शन देकर नहीं, अफेक्शन हटाकर डिपेंडेंसी पैदा होती है। डार्क सेडक्शन का चौथा रूल, लोग प्रेजेंस से नहीं, एब्सेंस से एडिक्टेड होते हैं। कैसानोवा इस ट्रूथ का मास्टर था। वह लोगों को अपनी वार्मथ देता, फिर अचानक कोल्ड हो जाता। यह सडन विड्रॉल सामने वाले के ब्रेन में पैनिक और क्रेविंग दोनों एक्टिवेट कर देता है। यही क्रेविंग एडिक्शन बनती है, यही एडिक्शन कंट्रोल में बदलती है। उसका पूरा सेडक्शन सिस्टम ट्रॉमा, ऑब्जर्वेशन और साइकोलॉजिकल टाइमिंग पर बना था। वह इमोशंस को रीड नहीं करता था, ऑर्केस्ट्रेट करता था। और एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में मैं तुम्हें यह साफ कह सकता हूं, जो व्यक्ति इमोशंस को ऑर्केस्ट्रेट करना सीख लेता है, वही असली मैनिपुलेटर बनता है। अब तुम समझ चुके हो कि उसकी डार्कनेस की जड़ क्या थी, दर्द, और उसके पावर की जड़ क्या थी, अवेयरनेस। लेकिन सिडक्शन की पहली लेयर यही है, ओरिजिन। अगले चैप्टर में तुम सीखोगे वह टेक्निक जिसने उसकी सिडक्शन को वेपन बनाया, शार्म, चार्म, जिसे लोग मासूम समझते हैं, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में वही सबसे साइलेंट किलर है। अगला चैप्टर, द स्माइल दैट डिसीव्स, तुम्हें सिखाएगा कि चार्म कैसे अटेंशन नहीं, कंट्रोल पैदा करता है, और कैसे एक मुस्कान भी किसी को इमोशनली एंस्लेव कर सकती है। चैप्टर 2, द स्माइल दैट डिसीव्स, चार्म एज साइकोलॉजिकल वेपन। चार्म को दुनिया हार्मलेस मानती है। मुस्कान, सॉफ्टनेस, जेंटल टोन, ये सब चीजें देखने में कितनी मासूम लगती है। लेकिन डार्क सेडक्शन में चार्म वह पहला ट्रैप होता है जिसे कोई पहचान नहीं पाता। लोग सोचते हैं कि चार्म कनेक्शन बनाता है, जबकि असल में चार्म कंफ्यूजन पैदा करता है। एक ऐसा कंफ्यूजन जो इच्छा को वल्नरेबिलिटी में बदल देता है, और वल्नरेबिलिटी को कंट्रोल में। जब कोई व्यक्ति तुम्हें यह महसूस कराने लगता है कि तुम ही उसके फोकस का सेंटर हो, तो समझ लेना कि खेल शुरू हो चुका है। क्योंकि चार्म का असली काम अटेंशन देना नहीं, अटेंशन हाईजैक करना है। सामने वाले को इतनी तेजी से, इतनी गहराई से स्पेशल फील करवाया जाता है कि उसका डिफेंस सिस्टम ऑफ हो जाए। यही वह जगह है जहां डार्क सेडक्शन की डेंजरस साइकोलॉजी ऑपरेट करती है। चार्म की सबसे सटल टेक्निक है मिररिंग। सामने वाला जैसा सोचता है, वैसा ही सोचने का इल्यूजन, उसकी वैल्यूज का एको, उसके फियर्स की साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, ये सब उसे यह विश्वास दिलाती है कि वह फाइनली किसी ऐसे इंसान से मिला है जो उसे समझता है। लेकिन सच यह है कि अंडरस्टैंडिंग का इल्यूजन ही सबसे बड़ा इल्यूजन होता है। डार्क साइकोलॉजी का पहला चार्म प्रिंसिपल यही कहता है, जितना कोई खुद को समझा हुआ महसूस करता है, उतना ही वह इन्फ्लुएंस होने लगता है। चार्म कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होता, यह कैलकुलेटेड टाइमिंग का खेल है। कॉम्प्लीमेंट तब दिया जाता है जब उसकी क्रेविंग पीक पर हो। अटेंशन तब दी जाती है जब वह इमोशनली थर्स्टी हो। साइलेंस तब यूज किया जाता है जब उसकी डिपेंडेंसी बनने लगी हो। कॉम्प्लीमेंट्स भी रैंडम नहीं होते, वह उसके डीपेस्ट इनसिक्योरिटी पर टारगेट किए जाते हैं, ताकि उसकी सेल्फ वर्थ वैलिडेशन की तरह तुम्हारे वर्ड्स पर टिकी रहे। ट्रू सिडक्शन प्रेज से नहीं, साइकोलॉजिकल इंजेक्शन से होती है। फ्लैटरी चार्म का वेपनाइज्ड वर्जन है। सतही तारीफ कोई भी कर सकता है, लेकिन वह तारीफ जो इनसिक्योरिटी को सूद कर दे, दैट इज कंट्रोल। कोई इनसिक्योर एडल्ट जब यह महसूस करता है कि कोई उसे वही सुनाता है जिसकी उसे लाइफ लॉन्ग कमी रही है, तो उसका रैशनल माइंड शट डाउन हो जाता है। यही वीकनेस कैसानोवा समझ चुका था। कोई एजिंग वुमन को यूथ का इल्यूजन दे दो, कोई लोनली पर्सन को डेस्टिनी का इल्यूजन दे दो, इंसान इल्यूजन के लिए सच छोड़ देता है। चार्म का दूसरा शैडो लेयर है फॉल्स वल्नरेबिलिटी। सामने वाला जब तुम्हें वुंडेड देखता है, ब्रोकन बट ओपन, तो उसका माइंड तुम्हें थ्रेट के रूप में नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना शुरू कर देता है।
यह सॉफ्टनेस नहीं, साइकोलॉजिकल बेट है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें हील करने के मिशन पर उतर आता है, वह इमोशनल टेरिटरी को खुद सरेंडर कर देता है। डार्क सिडक्शन का हिडन लॉ यही कहता है, जो तुम्हें हील करना चाहता है वह खुद तुम्हारी कैप्टिविटी में आ चुका है। चार्म का असली पावर तब एक्टिवेट होता है जब सामने वाला डिपेंडेंसी महसूस करने लगता है। यह डिपेंडेंसी अफेक्शन से नहीं, कॉन्ट्रास्ट से पैदा होती है। पहले वार्मथ, फिर सटल विड्रॉल। पहले अटेंशन, फिर अचानक कोल्ड टोन। पहले योर स्पेशल, फिर साइलेंस। यह पुश पुल उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी को तोड़ देता है। अब वह चार्म नहीं चाहता, वह चार्म फिर से चाहता है। और यही क्रेविंग उसे तुमसे इमोशनली बांध देती है। चार्म कभी किसी को तुमसे प्यार नहीं करवाता। चार्म उन्हें अपने ही फीलिंग्स के आदी कर देता है। वह कनेक्शन नहीं ढूंढ रहे होते, वह उस साइकोलॉजिकल हाई को ढूंढ रहे होते हैं जो उन्हें सिर्फ तुम्हारी प्रेजेंस देती है। चार्म एक डोर है, लेकिन ट्रैप उस डोर के पीछे का एम्प्टीनेस है। डार्क सिडक्शन में चार्म का पूरा आर्किटेक्चर एक ही प्रिंसिपल पर चलता है। सामने वाला यह सोचे कि उसने तुम्हें चुना है, जबकि असल में तुमने यह चुन लिया था कि वह तुम्हें कैसे देखेगा। अब चार्म की सतह तुम्हें साफ दिख चुकी है, लेकिन यह सिर्फ पहला इल्यूजन है। अगला इल्यूजन उससे भी गहरा है, क्योंकि चार्म सिर्फ दरवाजा खोलता है, लेकिन ऑब्सेशन बनाने का काम इल्यूजन करता है। अगले अध्याय फैब्रिकेटेड सोलमेट्स में तुम सीखोगे कि फॉल्स इंटीमेसी कैसे दिमाग को धोखा देती है, इमोशंस को एक्सेलरेट करती है और एक ऐसा बॉन्ड बना देती है जो बाहर से प्रेम लगता है, लेकिन भीतर से एडिक्शन होता है। चैप्टर 3, फैब्रिकेटेड सोलमेट्स। हर मनुष्य अपने भीतर एक खाली जगह लेकर चलता है, एक ऐसी जगह जिसे वह प्यार, समझ, कनेक्शन या बिलोंगिंग से भरना चाहता है। लेकिन डार्क सिडक्शन का तीसरा नियम यही है कि उस खाली जगह को भरना मत, उस जगह पर इल्यूजन बैठा दो। और यही कैसानोवा की सबसे खतरनाक कला थी। वह लोगों से प्यार नहीं करता था, वह उन्हें उनके ही फैंटेसीज से मिला देता था। फॉल्स इंटीमेसी की शुरुआत यहीं से होती है। फॉल्स इंटीमेसी असली कनेक्शन की तरह महसूस होती है, लेकिन बनती बिल्कुल अलग तरह से है। असली इंटीमेसी समय से बनती है, धीमी बातचीतों से, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस से, बाउंड्रीज से और वल्नरेबिलिटी से जो नेचुरली ओपन होती है। लेकिन इंजीनियर्ड इंटीमेसी जो कैसानोवा ने इस्तेमाल की, वह लोगों को बिना समय दिए एक्सपोज्ड, कनेक्टेड और इमोशनली नेकेड महसूस कराती है। यह इंटीमेसी रिलेशनशिप नहीं बनाती, डिपेंडेंसी बनाती है। डिपेंडेंसी जो स्लो पॉइजन की तरह काम करती है और विक्टिम को धीरे धीरे उस व्यक्ति से एडिक्टेड बना देती है जिसने ये इल्यूजन क्रिएट किया। इल्यूजन की शुरुआत स्पीड से होती है। इंसान जितना जल्दी फील करता है उतना कम सोचता है, इसलिए कैसानोवा हमेशा इंटीमेसी को फास्ट ट्रैक करता था। वह दिन भर की जान पहचान को ऐसा गहरा बना देता था जैसे वर्षों की कनेक्शन हो। वह सीक्रेट्स शेयर करता, ऑफन एग्जैजरेटेड या कंप्लीटली फैब्रिकेटेड। वह इतनी जल्दी मिरर करके अपने टारगेट के वैल्यूज, फियर्स और डिजायर्स को रिफ्लेक्ट कर देता कि सामने वाला सोचता था यह मुझे किसी और से ज्यादा समझता है। यही इंजीनियर्ड डेस्टिनी होती है, फेक सोलमेट इफेक्ट। तुमने महसूस किया होगा, जो कनेक्शन अचानक परफेक्ट लगे वही अक्सर सबसे खतरनाक होता है। यहां से प्रोसेस शुरू होती है लव बॉम्बिंग की। लव बॉम्बिंग अफेक्शन नहीं है, ये इमोशनल ओवरडोज है। इतना अटेंशन, इतनी वार्मथ, इतनी फोकस कि सामने वाले का नर्वस सिस्टम ओवरवेल्म्ड हो जाए। जब कोई तुम्हें हर वक्त टेक्स्ट करे, बार बार कहे कि उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया, तुम्हारी हर बात पर वंडर दिखाए, तुम्हारा माइंड इसे अफेक्शन समझ लेता है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन डोपामीन का फ्लड रिलीज करता है। और डोपामीन डिपेंडेंसी का सबसे पहला केमिकल है। कैसानोवा इस फ्लड को यूज करता था। जितना ज्यादा हाई दिया जाए, विड्रॉल उतना ही गहरा लगेगा।
विथड्रॉल फॉल्स इंटीमेसी की असली जड़ है। हाई देने के बाद जब वह अचानक फेड हो जाता था, स्लो रिप्लाईज, कोल्ड टोन, डिस्टेंस टारगेट पैनिक करने लगता था। ही यूज्ड टू टॉक सो मच, व्हाई नॉट नाउ? ही सेड आई वाज स्पेशल, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? यही कंफ्यूजन बॉन्डिंग को एडिक्शन में बदल देता है। डार्क सेडक्शन का अगला नियम यही है। हाई जितना बड़ा, विड्रॉल उतना दर्दनाक, और वही दर्द ऑब्सेशन बनाता है। इंजीनियर्ड इंटीमेसी का सबसे पावरफुल लेयर सेक्सुअलिटी है, लेकिन फिजिकल प्लेजर नहीं, साइकोलॉजिकल इम्प्रिंटिंग। सेक्स का काम यहां बॉन्डिंग हार्मोन रिलीज कराना होता है, ऑक्सीटोसिन। जब यह हार्मोन एक मैनिपुलेटिव व्यक्ति से जुड़ जाता है, विक्टिम का ब्रेन उस व्यक्ति को कंफर्ट, प्लेजर और बिलोंगिंग का सोर्स समझ लेता है। कैसानोवा यही करता था, सेक्स को कनेक्शन नहीं, कंडीशनिंग बनाकर। आई कांटेक्ट गहरा, टच इंटेंशनल, आफ्टर ग्लो में सॉफ्ट प्रोमिसेस, फिजिकल इंटीमेसी को इमोशनल एंकरिंग में बदलना। अब टारगेट लॉन्गिंग नहीं, एडिक्शन फील करता है। फॉल्स इंटीमेसी का सबसे दर्दनाक हिस्सा यह है कि जब मैनिपुलेटर पीछे हटता है, विक्टिम ब्लेम खुद को करता है। मे बी आई आस्क्ड फॉर टू मच, मे बी ही इज स्केयर्ड ऑफ लव, मे बी आई एम नॉट इनफ। यह सेल्फ ब्लेम साइकिल ही इंजीनियर्ड इंटीमेसी की सबसे डार्क विक्ट्री है। विक्टिम यह भूल जाता है कि शुरुआत उसने नहीं, मैनिपुलेटर ने क्रिएट की थी। वह यह सोचने लगता है कि वह कुछ खो चुका है, जबकि सच यह है कि वह कभी था ही नहीं। और जब कोई चीज रियल ना होकर भी रियल महसूस हो, वह व्यक्ति को लॉजिकल बाउंड्रीज से बाहर फेंक देती है। वह चेस करने लगता है, वह जस्टिफाई करता है, वह वेटिंग मोड में फंसा रहता है, क्योंकि उसकी डोपामीन मेमोरी उसे बार बार उस इल्यूजन की तरफ खींचती है जो कभी वास्तव में मौजूद नहीं थी। यही इंजीनियर्ड सोलमेट इफेक्ट है। तुम किसी इंसान से नहीं, उसके द्वारा दी गई फीलिंग से एडिक्टेड हो जाते हो। फीलिंग जो उसने डिजाइन की थी, महसूस नहीं की थी। फॉल्स इंटीमेसी की सबसे डीप चोट यही है। विक्टिम बाद में किसी और के साथ नॉर्मल अफेक्शन महसूस ही नहीं कर पाता। हेल्थी लव उसे बोरिंग लगता है, स्लो लव उसे फेक लगता है, स्टेबल लव उसे लाइफलेस लगता है, क्योंकि उसका इमोशनल सिस्टम अब उस हाई का आदी हो चुका है जो कैसानोवा ने इंजीनियर्ड किया था। और यह हाई दोबारा कहीं नहीं मिलता। इल्यूजन ऑफ लव सेडक्शन का सबसे डेंजरस स्टेज इसलिए है क्योंकि यह हार्ट पर नहीं, माइंड पर चोट करता है। यह लॉजिक को ओवरराइड करता है, सेल्फ वर्थ को डिस्टॉर्ट करता है और अटैचमेंट को एडिक्शन में बदल देता है। और जब एडिक्शन बन जाए, मैनिपुलेटर को चेस करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, विक्टिम खुद कर लेता है। यही सिडक्शन कंट्रोल में बदलती है। अब जब फॉल्स इंटीमेसी का स्ट्रक्चर साफ हो गया, अगले चैप्टर में तुम देखोगे कि यह इल्यूजन कैसे हुक में बदलता है। वह हुक जो वल्नरेबिलिटी को बेट बनाता है और दूसरे इंसान को इमोशनली कैप्टिव कर देता है। द वुंडेड मास्क कैसे वल्नरेबिलिटी को इमोशनल ट्रैप में बदला जाता है और कैसे किसी की सिंपैथी उसकी सबसे कमजोर साइकोलॉजिकल चेन बन जाती है। चैप्टर 4, द वुंडेड मास्क, वेपनाइजिंग वल्नरेबिलिटी। किसी इंसान को अपनी ओर खींचने का सबसे आसान तरीका क्या है? अट्रैक्शन, लुक्स, चार्म? नहीं, सबसे आसान तरीका है दर्द दिखाना। लेकिन वह दर्द नहीं जो दिल से निकलता है, वह दर्द जो स्ट्रैटेजी से निकाला जाता है। वल्नरेबिलिटी डार्क सिडक्शन का सबसे साइलेंट, सबसे डिसेप्टिव वेपन है। यह हथियार नजर नहीं आता क्योंकि यह सॉफ्टनेस की आड़ में छुपा होता है। और सॉफ्टनेस हमेशा खतरा नहीं लगती, लेकिन यही उसकी असली चाल है। ज्यादातर लोग वल्नरेबिलिटी को ऑनेस्टी मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति अपना पास्ट, अपना दर्द, अपनी कमजोरी शेयर कर रहा है, वो ट्रस्टवर्दी है। और यही वो ब्लाइंड स्पॉट है जिसे मैनिपुलेटर सबसे पहले टारगेट करता है। वल्नरेबिलिटी का काम कनेक्शन बनाना नहीं होता, डिफेंस हटाना होता है। कैसानोवा वल्नरेबिलिटी कभी इमोशनल रिलीफ के लिए नहीं बोलता था। वह उसे एक पेट की तरह इस्तेमाल करता था। फेंको, इंतजार करो और देखो कि सामने वाला उस बेट को पकड़ता है या नहीं।
एक केयरफुली क्राफ्टेड ट्रैजिक स्टोरी। कभी चाइल्डहुड अबैंडनमेंट, कभी किसी पुराने लव ने उसे चोट पहुंचाई, कभी ट्रस्ट इश्यूज। यह सब क्यूरेटेड था। यह कहानी टारगेट को यह महसूस करवाती थी कि यह आदमी दूसरों जैसा नहीं है, यह वुंडेड है, और शायद मैं इसकी हीलिंग बन सकती हूँ। हीलिंग बनने की चाहत इंसानों को सबसे जल्दी गुलाम बनाती है। द वुंडेड मास्क का असली लक्ष्य यह नहीं होता कि सामने वाला तुम्हारी कमजोरी समझे। इसका लक्ष्य है उसकी साइकोलॉजी को सॉफन करना। जब लोग किसी को वुंडेड देखते हैं तो उनमें प्रोटेक्टर इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होती है। वह ज्यादा जेंटल हो जाते हैं, ज्यादा पेशेंट, ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड। यही वो मोमेंट होता है जब मैनिपुलेटर उनका गार्ड बाईपास कर लेता है, चुपचाप, बिना रेजिस्टेंस के। वल्नरेबिलिटी की सबसे बड़ी ताकत है टाइमिंग। सही वक्त पर बोया गया दर्द तुम्हें ट्रस्टवर्दी बनाता है। गलत वक्त पर बोया गया दर्द सिर्फ ड्रामा लगता है। कैसनोवा टाइमिंग को सर्जिकल प्रिसीजन से यूज करता था। सेक्स के बाद, मूनलिट वॉक्स में, साइलेंट मोमेंट्स में, या जब टारगेट पहले से इमोशनली चार्ज्ड हो, वही वो जगह थी जहां वह अपनी कहानी खोलता था। ये रॉ मोमेंट्स टारगेट को साइकोलॉजिकली एक्सपोज्ड कर देते थे, और एक्सपोज्ड माइंड्स हमेशा इन्फ्लुएंस के लिए ओपन होती है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, रेसिप्रोकल वल्नरेबिलिटी। जब तुम किसी को अपना दर्द सुनाते हो, सामने वाला नेचुरली अपना दर्द शेयर करता है। यह ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे प्रिडिक्टेबल रिफ्लेक्स है, और डार्क सेडक्शन में ये रिफ्लेक्स एक गेटवे की तरह है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपना ट्रॉमा, अपनी फेलियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज खुलकर बता देता है, वह तुमसे इमोशनली नेकेड हो जाता है। अब उसके पास लूज करने के लिए बहुत कुछ है, और तुम्हारे पास कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ। मैनिपुलेटर्स वल्नरेबिलिटी को सिर्फ सिंपैथी के लिए नहीं यूज करते, वे इसे इमोशनल लीवरेज में बदलते हैं। तुम अगर बाउंड्री रखो, वे कहते हैं, आई न्यू आई शुडंट हैव ट्रस्टेड एनीवन। तुम अगर थोड़े डिस्टेंट हो जाओ, दिस इज वाई आई एम स्केयर्ड ऑफ लव। तुम अगर सवाल पूछो, आई थॉट यू वर डिफरेंट। ये लाइंस ब्लेम नहीं है, ये गिल्ट है, छोटी, शांत, लेकिन लीथल गिल्ट। सिंपैथी के नाम पर गिल्ट देना सबसे रिफाइंड मैनिपुलेशन है। लोग इसे अब्यूज नहीं कहते, वे इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अब समझो ट्रॉमा बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर। पहले लव बॉम्बिंग से हाई दो, फिर वल्नरेबिलिटी देकर इमोशनल सॉफ्टनेस पैदा करो, फिर अचानक डिस्टेंस क्रिएट करो। सामने वाला पैनिक करता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? फिर एक स्मॉल जेस्चर देकर उसे कंफर्ट दो। उसका ब्रेन रिलीफ को लव समझ लेता है। यह लूप जितना पेनफुल होता है, उतना ही एडिक्टिव बनता है। वह तुम्हें नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हें नहीं पकड़ रहा, वह उस रिलीफ को पकड़ रहा है जो सिर्फ तुम देते हो। इसीलिए इंजीनियर्ड वल्नरेबिलिटी सबसे डेंजरस ट्रैप है, क्योंकि यह अफेक्शन की लैंग्वेज में बोली जाती है। विक्टिम को महसूस होता है कि वह चोजन है, असल में वह टारगेटेड होता है। डार्क सिडक्शन का एक हिडन ट्रूथ है, जो व्यक्ति अपने दर्द का इस्तेमाल तुम्हें खींचने के लिए करता है, वह तुम्हारे दर्द का इस्तेमाल तुम्हें तोड़ने के लिए भी करेगा। वल्नरेबिलिटी सिर्फ हुक है, कंट्रोल अगले चैप्टर्स में आता है। अब जब तुम्हें समझ आ गया है कि सॉफ्टनेस का मुखौटा कैसे माइंड को खुला छोड़ देता है, अगले अध्याय में तुम सीखोगे कि यह मानसिक सॉफ्टनेस कैसे एक डिपेंडेंसी में बदलती है। एक ऐसी डिपेंडेंसी जिसे लोग प्यार समझ लेते हैं, लेकिन वह असल में साइकोलॉजिकल कैप्टिविटी होती है। चेन्स मेड ऑफ फायर। कैसे पैशन, प्लेजर और इमोशनल कॉन्ट्रास्ट्स मिलकर डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, और कैसे एक इंसान तुम्हारी जरूरत बनकर तुम्हारे ऊपर पूरी तरह कंट्रोल पा लेता है। चैप्टर 5, चेन्स मेड ऑफ फायर। पैशन बेस्ड डिपेंडेंसी। जो बंधन आग से बनते हैं, वे दिखते खूबसूरत है, पर सबसे ज्यादा जलाते भी वही है। डार्क सिडक्शन में पैशन कोई इमोशन नहीं, एक इंजीनियर्ड साइकोलॉजिकल ट्रैप है, और जिसकी इंटेंसिटी तुम्हें जीवित महसूस कराए, वही इंटेंसिटी धीरे धीरे तुम्हें डिपेंडेंट भी बनाती है। कैसनोवा यह बात अच्छी तरह समझता था कि इंसान प्यार से ज्यादा इंटेंसिटी पर एडिक्टेड होते हैं।
इंटेंसिटी माइंड को ब्लाइंड कर देती है, और ब्लाइंड माइंड सवाल नहीं करता, वह सरेंडर करता है। डिपेंडेंसी शुरू होती है इंटेंसिटी के इल्यूजन से। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने इतना अटेंटिव, इतना प्रेजेंट, इतना इमोशनली चार्ज्ड हो जाए कि तुम बाकी दुनिया को भूल जाओ, तुम्हारा माइंड उसे स्पेशल नहीं, एसेंशियल समझने लगता है। कैसानोवा यही खेल खेलता था। वह नॉर्मल मोमेंट्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता था। टच जो थोड़ा ज्यादा लिंगर करता, वॉइस जो थोड़ी ज्यादा धीमी होती, आइज जो थोड़ी ज्यादा गहरी होती। यह सब फिजिकल नहीं था, यह साइकोलॉजिकल इमर्शन था। इमर्शन जो तुम्हें रियलिटी से डिस्कनेक्ट करके उसकी ऑर्बिट में खींच लेता है। पैशन का असली काम तुम्हें प्लेजर देना नहीं, कॉन्ट्रास्ट देना है। प्लेजर तभी पावरफुल होता है जब उसके बाद विड्रॉल आए। एक तेज इंटेंस रात, फिर अगली सुबह हल्की दूरी, एक गहरी आई कांटेक्ट, फिर अचानक न्यूट्रल एक्सप्रेशन। यह पुश एंड पुल ही इमोशनल नर्वस सिस्टम को हाईजैक करता है। और जब माइंड को समझ नहीं आता कि अगला मोमेंट वार्मथ होगा या कोल्डनेस, वह इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर डिपेंडेंट हो जाता है। इंसान सर्टेनिटी से नहीं, अनसर्टेनिटी से एडिक्टेड होता है। कैसानोवा अनसर्टेनिटी को एक वेपन की तरह चलाता था। सेक्सुअल पैशन इस डिपेंडेंसी का सबसे पोटेंट फ्यूल है। लेकिन फिर से यह फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल है। सेक्स एक एंकरिंग रिचुअल की तरह चलता था। वह सेंसुअलिटी को स्लो करता, पॉजेस को लॉन्गर करता, साइलेंस को हैवियर करता, ताकि हर मोमेंट शरीर में नहीं, मेमोरी में इम्प्रिंट हो। मेमोरी ही एडिक्शन बनती है, एडिक्शन ही लॉन्गिंग बनती है, लॉन्गिंग ही कंट्रोल बनता है। सेक्स उसके लिए कनेक्शन नहीं, कंडीशनिंग था। यह वह मोमेंट होता था जब टारगेट सबसे वल्नरेबल होता है, मेंटली, इमोशनली, न्यूरोलॉजिकली। और वहीं कैसानोवा अपना इमोशनल सिग्नेचर इम्प्रिंट कर देता था। डिपेंडेंसी की जड़ प्लेजर नहीं, कॉन्ट्रास्ट है। तुम अचानक उस व्यक्ति के साथ सिक्योर महसूस करने लगते हो, और उसी इंटेंसिटी की एक छोटी सी कमी तुम्हें इनसिक्योर भी कर देती है। यही इंटरनल टेंशन डोपामीन और कॉर्टिसोल को एक साथ रिलीज कराती है। यह केमिकल कॉकटेल सबसे गहरा इमोशनल बॉन्ड बनाता है, जिसे लोग अपना गहरा प्यार कहते हैं। वह अक्सर यही न्यूरोकेमिकल केओस होता है। मैनिपुलेटर्स इसी केओस पर रूल करते हैं। जब वे डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तुम डरते हो। जब वे वापस आते हैं, तुम राहत महसूस करते हो। और धीरे धीरे तुम उनकी प्रेजेंस नहीं, उनकी अप्रूवल के एडिक्ट बन जाते हो। डिपेंडेंसी का अंतिम चरण यही है। तुम उनका इंतजार करते हो, जस्टिफाई करते हो, एक्सक्यूज बनाते हो, और अपने ही इमोशंस के खिलाफ जाकर उन्हें प्रायोरिटी देते हो। यह पैशन बेस्ड बॉन्ड पीड़ा देता है, पर छोड़ने नहीं देता, क्योंकि साइकोलॉजिकल पेन को माइंड लव का प्रूफ समझ लेता है। विक्टिम को लगता है अगर इतना हर्ट कर रहा है तो यह रियल होगा, लेकिन हर्ट रियल नहीं, इंजीनियर्ड होता है। और यही वह जगह है जहां पैशन एक जंजीर बन जाती है। एक ऐसी जंजीर जिसे तुम खुद पहनते हो, खुद टाइटन करते हो, और फिर खुद ही एस्केप नहीं कर पाते। डार्क सिडक्शन का हिडन ट्रूथ यह है, जो महसूस होता है फायर की तरह, वह अक्सर केज की तरह होता है। और जब इंसान फायर में कंफर्ट ढूंढने लगता है, वह खुद को खो देता है। अब जबकि तुमने समझ लिया कि पैशन कैसे सबसे मजबूत साइकोलॉजिकल चेन्स बनाता है, अगले अध्याय में तुम सीखोगे वह खेल जो इन चेन्स को अनब्रेकेबल बनाता है। वह खेल जो बेडरूम में नहीं, माइंड में खेला जाता है। डोमिनियन ऑफ डिजायर, कैसे सेक्सुअल साइकोलॉजी को मैनिपुलेशन में बदला जाता है, और कैसे प्लेजर को कंट्रोल के सबसे शार्प हथियार में बदल दिया जाता है। चैप्टर 6, डोमिनियन ऑफ डिजायर। डिजायर अक्सर लोगों को वीक बनाता है, लेकिन डार्क सिडक्शन में यही डिजायर किसी को पूरी तरह कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल हथियार है। जो लोग सोचते हैं कि सेक्स सिर्फ फिजिकल कनेक्शन है, वे साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड को समझ ही नहीं पाए। कैसानोवा सेक्स नहीं करता था, वह कंडीशनिंग करता था। वह बॉडी नहीं कैप्चर करता था, माइंड कैप्चर करता था। और जिस दिन कोई व्यक्ति तुम्हें प्लेजर से जोड़ देता है, उसी दिन वह तुम पर साइकोलॉजिकल डोमिनियन हासिल कर लेता है। सिडक्शन का सबसे गलत समझा गया ट्रूथ यही है। सेक्सुअल केमिस्ट्री अट्रैक्शन नहीं,
हिप्नोसिस का पहला चरण है। कैसानोवा जिस तरह डिजायर को ऑर्केस्ट्रेट करता था, वह किसी स्पॉन्टेनियस पैशन की तरह नहीं था। वह एक स्क्रिप्टेड एक्सपीरियंस होता था। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें हर टच, हर पॉज, हर ब्रेथ और हर साइलेंस प्लान्ड होता था। सेंसेशंस को मैनिपुलेट करना सबसे आसान है, लेकिन इमोशंस को एंकर करना सबसे गहरा कंट्रोल है। बेडरूम में उसकी असली शक्ति डोमिनेंस नहीं थी, टाइमिंग थी। टाइमिंग का काम यह था कि प्लेजर को प्रिडिक्टेबल नहीं रहने देना। प्रिडिक्टेबल प्लेजर कंफर्ट देता है, अनप्रिडिक्टेबल प्लेजर एडिक्शन देता है। कभी वह होता इतना स्लो कि दूसरे की हार्टबीट भी उसकी रिदम पर चलने लगे। फिर अचानक इंटेंसिटी शिफ्ट कर देता, एनर्जी को ट्विस्ट, पेस को ब्रेक, एटमॉस्फेयर को बदल देता। यह फ्लक्चुएशंस नर्वस सिस्टम को कंफ्यूज कर देती थी, और कंफ्यूज नर्वस सिस्टम हमेशा उस सोर्स से जुड़ जाता है जिसने उसे इमोशनल हाई दिया हो। सेक्स उसके लिए रिचुअल था, एक साइकोलॉजिकल सेरेमनी जिसमें दो बॉडीज नहीं, दो पावर डायनेमिक्स खेल रहे होते हैं। वह फैंटेसी को फिजिकल रियलिटी में ब्लेंड करता था। ही टच्ड वेयर द माइंड रिस्पॉन्डेड, नॉट द बॉडी। वह वही स्पेस एक्टिवेट करता था जो टारगेट के हिडन डिजायर्स से जुड़ा होता था। और यह हिडन डिजायर जिसे लोग कभी खुद से भी नहीं बोलते, अगर कोई एक्टिवेट कर दे तो व्यक्ति उसे अपना सेफ पर्सन नहीं, अपना फेटेड पर्सन समझ लेता है। यही वह इल्यूजन था जिसे वह रिपीटेडली स्ट्रेंथन करता था। लेकिन उसकी सबसे लीथल टेक्निक थी विदहोल्डिंग। यह वह वेपन है जो इनएक्सपीरियंस्ड मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन कैसानोवा इसे साइंस की तरह चलाता था। एक रात इंटेंस प्रॉक्सिमिटी, अगली रात कंट्रोल डिस्टेंस, एक मोमेंट फुल बॉडी इमर्शन, फिर अचानक रिस्ट्रेंट। यह विदहोल्डिंग इरोटिक स्टारवेशन नहीं, इमोशनल स्टारवेशन थी। जब कोई अपने डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाता, वह डिजायर ऑब्जेक्ट का चेज शुरू कर देता है, और चेज हमेशा पावर इम्बैलेंस क्रिएट करती है। मैनिपुलेटर्स इसी इम्बैलेंस पर रूल करते हैं। सेक्स के बाद का मोमेंट आफ्टर ग्लो उसका फेवरेट प्लेग्राउंड था। जब ब्रेन सबसे रिलैक्स और सबसे ओपन होता है, तब वह अपने वर्ड्स, स्टोरीज और इमोशनल स्क्रिप्ट्स टारगेट के माइंड में प्लांट करता था। पोस्ट सेक्स एंकरिंग की यही साइकोलॉजी है। जब बॉडी सरेंडर कर चुकी होती है, माइंड रेजिस्टेंस नहीं करता। विक्टिम को लगता है कि यह इंटीमेसी है, लेकिन असल में यह प्रोग्रामिंग होती है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिससे उसका नर्वस सिस्टम ऑलरेडी बॉन्डेड है। डोमिनेंस यहां फिजिकल नहीं था, साइकोलॉजिकल था। वह कभी लाउड डोमिनेंस नहीं दिखाता था। वह डोमिनेंस साइलेंस में दिखाता था, स्टिलनेस में दिखाता था। साइलेंट डोमिनेंस सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि यह फियर नहीं, लॉन्गिंग क्रिएट करती है। वह टारगेट को महसूस करवाता था कि प्लेजर उसकी जेनरोसिटी है, और जब प्लेजर गिफ्ट की तरह देने लगे तो उसका विड्रॉल पनिशमेंट की तरह लगता है। डिजायर कंडीशनिंग का अंतिम चरण आइडेंटिटी इरोजन है। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ रिपीटेडली इमोशनली, सेक्सुअली और साइकोलॉजिकली सरेंडर करे, उसका माइंड अपने बाउंड्रीज लूज करने लगता है। वह सोचने लगता है कि प्लेजर उसी से पॉसिबल है, कनेक्शन उसी से पॉसिबल है, कंफर्ट उसी से पॉसिबल है। यह डिपेंडेंसी फिजिकल नहीं, न्यूरोलॉजिकल होती है, और न्यूरोलॉजिकल डिपेंडेंसी का कोई क्विक एस्केप नहीं होता। यह स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, धीरे, स्मूथ और ऑलमोस्ट इनविजिबल। डार्क सेडक्शन का एक बिटर ट्रूथ है। सेक्स सबसे पावरफुल तब बनता है जब वह लव जैसा लगे, लेकिन कंट्रोल की तरह काम करे। कैसानोवा ने इसी फॉर्मूला पर पूरा डोमिनियन बनाया था। प्लेजर को वेपन में बदलना, यही था उसका अनमैच्ड मास्टरी। अब जब तुम्हें समझ आ चुका है कि डिजायर को मैनिपुलेट करके माइंड को कैसे एनस्लेव किया जाता है, अगले चैप्टर में तुम सीखोगे वह टेक्निक जिसने उसे लेजेंडरी बनाया, वह टेक्निक जो आइडेंटिटी को टारगेट करके इंसान को उसके ही फैंटेसी में फंसा देती है। रिफ्लेक्शंस ऑफ कंट्रोल, कैसे किसी को उनका ही फैंटेसी वर्जन मिरर करके उनके मन पर परमानेंट ग्रिप बनाई जाती है। चैप्टर 7, रिफ्लेक्शंस ऑफ कंट्रोल, बिकमिंग देयर इनर फैंटेसी। किसी को अपनी ओर खींचने का सबसे आसान तरीका है खुद को उसके जैसा बना लेना, लेकिन किसी को अपने कंट्रोल में बांधने का सबसे अचूक तरीका है
उसे उसके फैंटेसी वर्जन से मिलवा देना। डार्क सेडक्शन में यह खेल सिर्फ मिमिक्री नहीं होता, यह आइडेंटिटी हाईजैक होता है। कैसानोवा को अच्छी तरह पता था कि लोग सच्चाई से ज्यादा अपनी ही कल्पना से प्यार करते हैं, और जो व्यक्ति उनकी इमेजिनेशन में घुस जाए वह उनकी रियलिटी में भी रह जाता है। मिररिंग किसी भी बिगिनर के हाथ में एक सॉफ्ट टैक्टिक लगती है, लेकिन एक मास्टर के हाथ में वही टैक्टिक वेपन बन जाती है। मिररिंग का उद्देश्य कभी सेम जैसा दिखना नहीं होता। मिररिंग का उद्देश्य होता है सामने वाले को फील करवाना कि तुम वही हो जिसकी उसे कब से क्रेविंग थी। पीपल डोंट फॉल फॉर पीपल, पीपल फॉल फॉर देयर अनमेट डिजायर्स। कैसानोवा वही अनमेट डिजायर बन जाता था। मिररिंग की सबसे सटल फॉर्म होती है रिदम रीडिंग। हर इंसान की एनर्जी एक पैटर्न में चलती है। कुछ लोग तेज बोलते हैं, कुछ धीमे, कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते हैं, कुछ साइलेंट, कुछ लोग लॉजिकल होते हैं, कुछ इमोशनल। जब मैनिपुलेटर उसी पैटर्न पर ऑपरेट करना शुरू कर दे तो टारगेट को महसूस होता है कि यह व्यक्ति मुझे अंडरस्टैंड करता है। लेकिन डार्क सिडक्शन में अंडरस्टैंडिंग नहीं, डिकोडिंग होता है। कैसानोवा सामने वाले के इमोशनल रिदम को पकड़ता था और उसी रिदम में खुद को डिसॉल्व कर देता था। ध्यान दो, वह सामने वाले जैसा नहीं बनता था, वह सामने वाले की आइडियल सेल्फ इमेज जैसा बनता था। यह सबसे डेंजरस ट्विस्ट है। टारगेट को लगता था कि यह व्यक्ति उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन सच में वह उसे उसी वर्जन में मिरर कर रहा था जो टारगेट खुद बनना चाहता था। यही इंजीनियर्ड सोलमेट फीलिंग है। जब कोई मैनिपुलेटर तुम्हें वही एनर्जी दिखाता है जिसकी तुम्हें अंदर से क्रेविंग है। थोड़ी कामनेस जब तुम एंग्शियस हो, थोड़ी डार्कनेस जब तुम रेस्टलेस हो, थोड़ी वार्मथ जब तुम लोनली हो, थोड़ी रिबेलियन जब तुम स्टक हो। तुम लॉजिक से नहीं, इंस्टिंक्ट से उस व्यक्ति की ओर खींचने लगते हो। और यही वह स्टेज है जहां मिररिंग एडिक्शन की तरह काम करती है। आइडेंटिटी हाईजैकिंग का अगला चरण है इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन। यह तब होता है जब मैनिपुलेटर तुम्हारे फियर्स, डिजायर्स एंड हिडन मोटिवेशंस को इतना डीप पढ़ ले कि वह तुम्हें तुम्हारी ओन साइकोलॉजी वापस रिफ्लेक्ट करे, बेहतर, रिफाइंड और मोर इंटेंस फॉर्म में। यह रिफ्लेक्शन तुम पर स्पेल की तरह काम करता है। तुम सोचते हो कि यह व्यक्ति रेयर है, स्पेशल है, तुम्हारे लिए बना है, लेकिन असल में वह सिर्फ तुम्हारे अनस्पोकन सेल्फ का मिरर है। कैसानोवा कभी किसी पर कंट्रोल फोर्स नहीं करता था, वह कंट्रोल क्रिएट करता था। और उसकी सबसे सटल टेक्निक यही थी, किसी को उसके भीतर की फैंटेसी दिखाना और फिर उस फैंटेसी को अपना चेहरा दे देना। जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपना लॉन्ग अवेटेड आइडियल मान ले तो वह तुम्हें रेजिस्ट नहीं करता, वह तुम्हें वर्शिप करता है। यह वर्शिप कॉन्शियस नहीं होती, यह सबकॉन्शियस होती है। एक साइलेंट सरेंडर जिसे लोग लव एट फर्स्ट साइट, सोल कनेक्शन या रेयर बॉन्ड समझ लेते हैं। मिररिंग सिर्फ शुरुआत है, असल जाल विड्रॉल के बाद टाइट होता है। जब मैनिपुलेटर अचानक अपने मिरर्ड बिहेवियर को कम कर देता है, टारगेट उस परफेक्ट वर्जन को फिर से पाने के लिए बेचैन हो जाता है। यही क्रेविंग चेज बन जाती है, और चेज से स्ट्रॉन्गर इमोशनल चेन दुनिया में कोई नहीं। आइडेंटिटी के स्तर पर किया गया मैनिपुलेशन सबसे डीप वुंड्स छोड़ता है, क्योंकि विक्टिम को लगता है कि उसने किसी और को नहीं, खुद को खो दिया है। वह उस व्यक्ति को नहीं ढूंढता जिसने उसे प्रॉमिस किया था, वह उस वर्जन को ढूंढता है जो वह खुद उस व्यक्ति के साथ होता था। यह साइकोलॉजिकल केज है, सॉफ्ट, साइलेंट, इनविजिबल। डार्क सिडक्शन का यह लॉ कभी मत भूलना। लोग तुमसे इसलिए नहीं बनते कि तुम कौन हो, लोग तुमसे इसलिए बनते हैं कि वे तुम्हारे साथ कौन बन जाते हैं। कैसानोवा यही बनाता था, ट्रांसफॉर्मेशन इल्यूजन। और ट्रांसफॉर्मेशन सबसे एडिक्टिव नारकोटिक है। अब जबकि तुम समझ चुके हो कि आइडेंटिटी को मिरर करके मन को कैसे कैप्चर किया जाता है, अगले अध्याय में तुम सीखोगे वह खेल जिसने सिडक्शन को प्योर साइकोलॉजिकल टॉर्चर में बदल दिया। पुश एंड पुल, यह वह सिस्टम है जिसमें हाई और लो इमोशंस इतनी तेजी से ऑल्टरनेट होते हैं कि विक्टिम कभी इक्विलिब्रियम में लौट ही नहीं पाता। द रिदम ऑफ रूइन, कैसे लव बॉम्बिंग और साइलेंट विड्रॉल्स मिलकर ऑब्सेशन को जन्म देते हैं, और
कैसे ये इमोशनल विप्लैश किसी भी इंसान को साइकोलॉजिकली कैप्टिव बना देता है। चैप्टर 8, द रिदम ऑफ रूइन, पुश पुल सेडक्शन साइकिल। किसी भी मन को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उसे स्थिरता से दूर रखना। जब इमोशंस लगातार ऊपर नीचे हो, जब एक पल दिल धड़क रहा हो और अगले ही पल डर ने पकड़ लिया हो, उस माइंड का कंट्रोल बाहर नहीं, उसी व्यक्ति के पास होता है जिसने यह इमोशनल केओस क्रिएट किया है। डार्क सेडक्शन में यह केओस एक तकनीक नहीं, एक सिस्टम है। कैसानोवा इसे पुश पुल नहीं कहता था, उसके लिए यह डिजायर का रिदम था। एक ऐसा रिदम जो धीरे धीरे दूसरे इंसान की इमोशनल स्टेबिलिटी को खत्म कर देता है। पुश पुल शुरू होता है तेज अफेक्शन से। लव बॉम्बिंग को अफेक्शन समझने की गलती मत करना, यह मैनिपुलेशन की पहली चोट है। जब सामने वाला अचानक तुम्हें प्रायोरिटी बना दे, हर मैसेज को तुरंत रिप्लाई करे, हर जेस्चर पर वार्मथ दे, हर शब्द में अटेंशन डाल दे, तुम्हारा माइंड ट्रस्ट डेवलप नहीं करता, वह इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है। हाई बेहद शार्प, बेहद एडिक्टिव होता है। तुम सोचते हो कि कनेक्शन रेयर है, बट ट्रूथ यह है कि यह कनेक्शन नहीं केमिकल ओवरलोड है। लेकिन यही हाई पुल की बुनियाद है। लव बॉम्बिंग के बाद आता है साइलेंस। साइलेंस जो कोई रीजन नहीं देता, साइलेंस जो तुम्हें पूछने पर मजबूर नहीं करता, तुम्हें डाउट करने पर मजबूर करता है। ही वॉज सो प्रेजेंट yesterday, वेयर इज ही नाउ? ही सेड आई मैटर। क्यों अचानक इतना कोल्ड? यह कंफ्यूजन ही पुश पुल का सबसे लीथल हिस्सा है। कंफ्यूजन ब्रेन में कॉर्टिजोल बढ़ाती है और कॉर्टिजोल तुम्हें क्रेव करवाता है वही पर्सन जिसने यह पेन दिया है। पुश का काम तुम्हें ऊपर उठाना होता है, पुल का काम तुम्हें नीचे गिराना। और जब यह दो फोर्सेस एक ही व्यक्ति से आती है, तुम्हारा एंटायर इमोशनल सिस्टम उससे अटैच हो जाता है। कैसानोवा यही करता था। वह पहले तुम्हें स्काइज दिखाता था और फिर अचानक तुम्हें जमीन पर फेंक देता था, और यही गिरावट तुम्हें वापस वही स्काइज चाहने पर मजबूर कर देती थी। मैनिपुलेशन की दुनिया में इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। रिवॉर्ड प्रिडिक्टेबल हो तो माइंड काम रहता है, रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल हो तो माइंड ऑब्सेस्ड हो जाता है। हाई और विड्रॉल का यही साइकिल एडिक्शन पैदा करता है। कैसानोवा का रियल मैजिक यही था। वह तुम्हें वो हैप्पीनेस देता जो तुमने सालों में नहीं महसूस की, और फिर वही हैप्पीनेस छीन लेता। तुम उसे नहीं ढूंढते, तुम उस फीलिंग को ढूंढते हो जो उसने तुम्हें दी थी। पुश पुल साइकिल विक्टिम को 3 साइकोलॉजिकल अवस्थाओं में फंसाता है। पहली होप, वह वापस आएगा, हम फिर वैसे हो जाएंगे। दूसरी फियर, शायद मैंने गलती की, शायद वह दूर जा रहा है। तीसरी चेस, मुझे कुछ करना होगा ताकि वह वापस लौट आए। यही 3 स्टेट्स माइंड को कंट्रोल में बदलती है। एक बार पर्सन चेस मोड में आ जाए, वह अपने इमोशंस को नहीं, मैनिपुलेटर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को फॉलो करने लगता है। कैसानोवा इस चेस को इंटेंशनली ट्रिगर करता था। उसकी एब्सेंस कोई एक्सीडेंट नहीं थी, यह एक क्यूरेटेड पनिशमेंट थी। पुश पुल की सबसे डीप चोट यह है कि विक्टिम अपने ही बिहेवियर को उसे जस्टिफाई करने के लिए बेंड कर देता है। ही मस्ट बी स्ट्रेस्ड, ही नीड्स स्पेस, ही इज स्केयर्ड ऑफ लव। वह इन एक्सक्यूजेस पर विश्वास नहीं करता, वह अपनी सैनिटी बचाने के लिए इन्हें बनाता है। क्योंकि अगर वह सच का सामना कर ले कि यह मैनिपुलेशन है, तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वह फंस चुका है, और एक्सेप्ट करना सबसे पेनफुल ट्रूथ है। पुश पुल का अंतिम स्तर इमोशनल पैरालिसिस है, जहां विक्टिम नीदर लीव कर सकता है नॉर स्टे कंफर्टेबली। वह सस्पेंडेड रहता है इसी होप, फियर और एंग्जाइटी की टाइट रोप पर, और उसी सस्पेंडेड स्टेट में सेडक्शन कंट्रोल बनती है। डार्क सेडक्शन का यह लॉ कभी मत भूलना, जो तुम्हें सबसे तेज ऊपर उठाता है वही तुम्हें सबसे गहरा नीचे गिरा सकता है। और जब कोई तुम्हें बार बार उठाकर फिर गिराता है, तुम उससे नहीं, उसके रिदम से एडिक्टेड हो जाते हो, और इसी रिदम में तुम धीरे धीरे अपनी विल खो देते हो। अब जब तुमने इमोशनल विप्लैश की मैकेनिक्स समझ ली है, अगला चैप्टर तुम्हें उस वेपन से मिलवाएगा जो गिल्ट को कंट्रोल में बदल देता है। एक ऐसा हथियार जो किसी को भी अपनी मिस्टेक का कल्प्रिट महसूस करवाता है,
चाहे मिस्टेक उसकी हो ही ना। इनविजिबल चेन्स कैसे गिल्ट को इस तरह शेप किया जाता है कि इंसान खुद तुम्हारे पास वापस लौटने लगता है, खुद जस्टिफाई करता है, खुद ब्लेम लेता है और खुद ही साइकोलॉजिकल जंजीरें पहन लेता है। चैप्टर 9, इनविजिबल चेन्स, गिल्ट एज बिहेवियरल कंट्रोल। किसी भी इंसान को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसे गलत महसूस करवाना, चाहे गलती उसकी हो ही ना। फियर इंसानों को दूर भगाता है, लव इंसानों को करीब लाता है, लेकिन गिल्ट इंसानों को घुटनों पर ले आता है। डार्क सिडक्शन में गिल्ट कोई इमोशन नहीं, एक इनविजिबल लीश है, और कैसानोवा इस लीश को बड़ी शांति, बड़ी सटीकता से ऑपरेट करता था। गिल्ट का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह हमेशा आइडेंटिफाइबल नहीं होता। मैनिपुलेशन की तरह लाउड नहीं, कंट्रोल की तरह विजिबल नहीं। यह धीरे धीरे सोल के अंदर सीप करता है, एक इनविजिबल इन्फेक्शन की तरह। इसीलिए यह चेन्स दिखती नहीं है, लेकिन उनका खिंचाव हर मूवमेंट में महसूस होता है। गिल्ट क्राफ्टिंग की शुरुआत होती है आइडियलाइजेशन से। जब कोई तुम्हें बहुत ऊपर उठाता है, तुम्हें परफेक्ट, रेयर, स्पेशल दिखाता है, तब तुम्हारे माइंड में यह बिलीफ बैठ जाता है कि मैं इस व्यक्ति के लिए वैल्यूबल हूं। लेकिन यही बिलीफ बाद में गिल्ट का सीड बनता है, क्योंकि आइडियलाइजेशन का दूसरे सिरा है। अगर वह दूर हो रहा है तो फॉल्ट मेरे में होगा। कैसानोवा यही करता था। पहले माइंड में पेडिस्टल क्रिएट करता, फिर उस पेडिस्टल को सटली हिलाना शुरू कर देता। सबसे लीथल टेक्निक होती है सॉफ्ट एक्यूजेशन। कोई लाउड ब्लेम नहीं, कोई डायरेक्ट कंप्लेंट नहीं, बस छोटी छोटी हाफ सेंटेंसेस में छुपी हुई चोटें। आई थॉट यू अंडरस्टूड मी बेटर, यू सीम डिस्टेंट लेटली, मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर समवन लाइक मी। ये वर्ड्स ब्लेम नहीं लगते, ये डिसअपॉइंटमेंट लगते हैं। और इंसान डिसअपॉइंटमेंट से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट में गिल्ट छुपा होता है, और गिल्ट में सरेंडर। गिल्ट क्राफ्टिंग का दूसरा चरण है टोन शिफ्ट्स, साइलेंट डिसअपॉइंटमेंट, कूल रिप्लाईज, डिलेड आंसर्स, सब्टल विथड्रॉल। विक्टिम को लगता है मैंने कुछ गलत किया होगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि यह विथड्रॉल पनिशमेंट नहीं, ट्रेनिंग है। माइंड इस पैटर्न को क्विकली पकड़ लेता है। वार्म टोन ए रिवॉर्ड, कोल्ड टोन एले पनिशमेंट। अब विक्टिम खुद ही एफर्ट बढ़ाता है ताकि रिवॉर्ड मिल सके। यही बिहेवियरल कंडीशनिंग है, और कैसानोवा इसे बिना किसी शब्द के कर लेता था। सबसे मैनिपुलेटिव लेयर है रिवर्स विक्टिम रोल। यह वह टेक्निक है जहां मैनिपुलेटर खुद को इनोसेंट, मिसअंडरस्टूड और इमोशनली हर्ट दिखाता है, लेकिन ऐसी हर्ट जो सटली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। विक्टिम कुछ कहता है और कैसानोवा रिप्लाई करता है, आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू बी लाइक द अदर्स, आई ओपनड अप, मे बी दैट वाज माय मिस्टेक। ये वर्ड्स कन्फेशन नहीं, हुक्स हैं। विक्टिम गिल्ट और फियर के बीच फंस जाता है। वह खुद को ट्रस्टवर्दी प्रूव करने के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करने लगता है, और जिस दिन कोई खुद को प्रूव करने लगे, वह ऑलरेडी कंट्रोल्ड है। गिल्ट का सबसे डेंजरस आउटकम है इमोशनल डेट। विक्टिम को लगता है कि उसने मैनिपुलेटर को हर्ट किया है, अब उसे यह हर्ट फिक्स करना होगा, और इसी फिक्सिंग की कोशिश में वह बाउंड्रीज तोड़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करता है, और अपनी इमोशनल नीड्स खुद सप्रेस करने लगता है। वह ध्यान देता है, प्यार देता है, अपॉलॉजी देता है, सब कुछ सिर्फ इस इल्यूजन को खत्म करने के लिए कि वह दोषी है। यहां से कंट्रोल ऑटोमेटिक हो जाता है। अब मैनिपुलेटर को पुश करने की जरूरत नहीं, विक्टिम खुद ही पुल बनने लगता है। वह खुद मैसेजेस भेजता है, कॉल्स करता है, जस्टिफाई करता है, चेस करता है। वह खुद वो चेन्स टाइटन करता है जो उसे दिखाई भी नहीं देती। गिल्ट को समझना आसान तब होता अगर यह लाउड होता, लेकिन कैसानोवा का गिल्ट साइलेंट था। इट विस्पर्ड, नॉट शाउटेड, और विस्पर हमेशा हार्ट के अंदर पहुंच जाता है, खासकर तब जब हार्ट पहले ही लव बॉम्बिंग और विड्रॉल के साइकिल से वीकेंड हो चुका हो। डार्क सिडक्शन का एक सत्य जो कभी मत भूलना, फियर तुम्हें दौड़ा सकता है, लस्ट तुम्हें खींच सकता है, लेकिन गिल्ट तुम्हें झुका देता है, और जो झुक जाए वह किसी भी डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है। अब जब तुमने इनविजिबल गिल्ट चेन्स का स्ट्रक्चर समझ लिया है, अगला चैप्टर तुम्हें सबसे ठंडे, सबसे साइलेंट वेपन से मिलवाएगा। वह वेपन
जो एक शब्द बोले बिना माइंड को तोड़ देता है। द एको ऑफ एम्प्टीनेस, कैसे साइलेंस, एब्सेंस और इमोशनल स्टारवेशन किसी भी इंसान को साइकोलॉजिकल कैप्टिविटी में फंसा देते हैं। वही साइलेंस जो प्यार नहीं, डिपेंडेंसी पैदा करता है। चैप्टर 10, द इको ऑफ एम्प्टीनेस, साइलेंस एज अ वेपन। साइलेंस दुनिया की सबसे अंडर एस्टिमेटेड शक्ति है। लोग समझते हैं साइलेंस का मतलब कम्युनिकेशन का रुक जाना है, लेकिन डार्क सिडक्शन में साइलेंस कम्युनिकेशन नहीं, कंट्रोल बन जाता है। जहां वर्ड्स रेजिस्ट कर सकते हैं, बाउंड्रीज डिफेंड कर सकती है, वहीं साइलेंस किसी को भी बिना लड़े सरेंडर करवा देता है। क्योंकि साइलेंस की सबसे गहरी चोट यह है कि यह विक्टिम को उसकी खुद की माइंड के खिलाफ खड़ा कर देता है। कैसानोवा वर्ड से नहीं, एब्सेंस से ऑपरेट करता था। उसे पता था कि अट्रैक्शन लोगों को क्यूरियोसिटी देता है, इंटीमेसी लोगों को कंफर्ट देता है, लेकिन साइलेंस लोगों को टेरर देता है। एक ऐसा टेरर जो दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। साइलेंस में कोई क्लोजर नहीं होता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई एंड नहीं, बस एक एम्प्टी स्पेस जिसे विक्टिम खुद अपनी वर्स्ट फियर से भरता जाता है। डार्क सिडक्शन में साइलेंस पनिशमेंट नहीं, कंडीशनिंग है। एक पनिशमेंट इतना सटल कि वह बाहरी दुनिया को अनसीन लगे, लेकिन इतना शार्प कि अंदर से इंसान को हॉलो बना दे। साइलेंस हमेशा अचानक नहीं आता, कभी वह धीरे धीरे क्रीप करता है। मैसेजेस छोटे होने लगते हैं, टोनें ठंडी होने लगती है, प्रेजेंस रेयर होने लगती है। विक्टिम नोटिस करता है, लेकिन प्रोसेसिंग शुरू नहीं करता, क्योंकि वह कंफ्यूज्ड होता है। कुछ गलत हुआ है, या मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं। यह कंफ्यूजन ही साइलेंस की पहली जीत है। फिर आता है सडन डिसअपीयरेंस। यस्टरडे वार्म, टुडे डिस्टेंट, यस्टरडे पैशनेट, टुडे इनडिफरेंट। और विक्टिम का ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है, क्योंकि साइलेंस कोई क्वेश्चन नहीं देता, सिर्फ फियर देता है। इंसान लाउड रिजेक्शन को सह सकता है, लेकिन साइलेंट रिजेक्शन एक ऐसी वूंड है जो माइंड को खुद ही ब्लेम करने पर मजबूर कर देती है। साइलेंस की असली पावर यही है। ये तुम्हें इस इल्यूजन में डाल देता है कि फॉल्ट तुम्हारा है, और जब कोई खुद को ब्लेम करने लगे, उस पर कंट्रोल एफर्टलेस हो जाता है। कैसानोवा साइलेंस को 3 तरह से चलाता था। गुन, सडन साइलेंस, द शॉक। यह सबसे पावरफुल होता है क्योंकि यह नर्वस सिस्टम को फ्रीज कर देता है। तुहु, ग्रेजुअल साइलेंस, द स्लो ब्लीड। यह इमोशनल स्टारवेशन है जो धीरे धीरे विक्टिम को इमोशनली नील कर देता है। 3, टोटल डिसअपीयरेंस, द साइकोलॉजिकल डेथ। विक्टिम अंदर से एम्प्टी फील करता है, जैसे उसके साथ कोई कनेक्शन था ही नहीं, और यही एम्प्टीनेस उसे वापस उसी मैनिपुलेटर की ओर दौड़ाती है जिसने उसे खाली छोड़ा था। साइलेंस एक वैक्यूम बनाता है, और वैक्यूम नेचर की तरह माइंड भी टॉलरेट नहीं कर पाता। माइंड उस वैक्यूम को भरने के लिए मेमोरीज रिकॉल करता है, गुड मोमेंट्स, इंटेंस नाइट्स, वार्म वर्ड्स, और यह मेमोरी रिकॉल विक्टिम को वापस उसी व्यक्ति के प्रति अटैच कर देता है जिसने एब्सेंस दी। यह सबसे ट्विस्टेड बॉन्ड है, जहां पेन ही अटैचमेंट का फ्यूल बन जाता है। साइलेंस विक्टिम को इंटरनल डायलॉग में फंसा देता है। मैंने कुछ रॉन्ग कहा, शायद उसे स्पेस चाहिए, वह वापस आएगा, मुझे बस पेशेंट होना होगा। यही सेल्फ सूदिंग मैसेजेस मैनिपुलेशन को परमानेंट बनाते हैं। कैसानोवा साइलेंस से सिर्फ वैनिश नहीं होता था, वह खुद को इरिप्लेसेबल बना देता था। क्योंकि जब साइलेंस एंग्जाइटी बन जाती है, वापसी रिलीफ बन जाती है, और रिलीफ एडिक्शन बन जाती है। साइलेंस के बाद आने वाला स्लाइटेस्ट अटेंशन इवन अ सिंगल टेक्स्ट रिवॉर्ड की तरह लगता है। ये रिवॉर्ड इतनी पावरफुल होती है कि विक्टिम फिर वही इंटेंसिटी पाने के लिए और डीपर इन्वेस्ट करता है। साइलेंस ने उसे डिपेंडेंट बना दिया होता है, और रिटर्न ने उसे होपफुल बना दिया होता है। यही साइकोलॉजिकल विप्लैश बॉन्ड को अनब्रेकेबल बनाती है। डार्क सिडक्शन का यह लॉ हमेशा याद रखना, लाउड मैनिपुलेशन रेजिस्ट की जा सकती है, साइलेंट मैनिपुलेशन वर्शिप की जाती है। क्योंकि साइलेंस विक्टिम को डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसे खाली कर देता है, और खाली लोग सबसे आसानी से भरे जाते हैं। लेकिन भरा कौन जाता है? वही व्यक्ति जिसने उन्हें खाली किया था। अब जब साइलेंस की साइकोलॉजिकल मैकेनिक्स साफ हो चुकी है, अगला चैप्टर तुम्हें उस आर्ट फॉर्म में ले जाएगा
जो सभी मैनिपुलेटिव पैटर्न्स को एक ही दिशा में पुश करता है। वह आर्ट जिसमें कोई खुद को अवॉइडेबल नहीं, अनरीचेबल बना देता है। चेसिंग शैडोज, कैसे एल्यूसिव, रेयर और अनप्रेडिक्टेबल बनकर मैनिपुलेटर टारगेट को लाइफ टाइम के लिए परस्यूट मोड में फंसा देता है, जहां डिजायर डिवोशन में बदल जाती है। चैप्टर 11, द आर्ट ऑफ स्टेइंग अनरीचेबल। हर इंसान उस चीज की तरफ खींचता है जिसे वह पूरी तरह पा नहीं सकता। यह ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे पुराना नियम है। जो दूर है वही मूल्यवान लगता है, जो एल्यूसिव है वही डिजायरेबल बन जाता है, और जो पकड़ में आते आते गायब हो जाए वह ऑब्सेशन बन जाता है। कैसानोवा इस ट्रूथ को सिर्फ समझता नहीं था, वह इसे वेपनाइज करता था। वह सेडक्टिव इसलिए नहीं था कि वह खास था, वह सेडक्टिव इसलिए था क्योंकि वह पूरी तरह उपलब्ध कभी था ही नहीं। डार्क सेडक्शन में यह स्किल सबसे क्वाइटली डेंजरस है। अनरीचेबिलिटी, न एक्सेसिबल, न परमानेंट, न प्रिडिक्टेबल, बस इतना करीब कि तुम उसे चाहो और इतना दूर कि तुम उसे पकड़ ना पाओ। एल्यूसिवनेस को लोग मिस्ट्री समझ लेते हैं, लेकिन यह मिस्ट्री नहीं, आइडेंटिटी कंट्रोल है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए प्रिडिक्टेबल हो जाता है, तुम शांत हो जाते हो। जब कोई अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, तुम इमोशनली रेस्टलेस हो जाते हो, और रेस्टलेस माइंड चेस करता है। कैसानोवा का हर स्टेप इसी चेस को डिजाइन करता था। वह कभी रूटीन फॉलो नहीं करता था, वह कभी कंसिस्टेंट अफेक्शन नहीं दिखाता था, वह कभी अपनी इमोशंस क्लियर नहीं करता था। वह एम्बिग्यूटी में ऑपरेट करता था, जहां हर जेस्चर मीनिंगफुल लगता था, लेकिन कोई जेस्चर गारंटीड नहीं होता था। एम्बिग्यूटी सिडक्शन का ऑक्सीजन है, और जो व्यक्ति एम्बिग्यूटी में जीता है वह दूसरे की साइकोलॉजिकल पूरी ब्रीदिंग कंट्रोल कर लेता है। टारगेट को हर मोमेंट लगता था कि वह मुझे चाहता है, लेकिन अगले मोमेंट लगता था शायद वह सिर्फ प्ले कर रहा है। यही कंफ्यूजन इमोशनल इक्विलिब्रियम को खत्म कर देती है, क्योंकि जब होप और फियर साथ चलने लगते हैं तो माइंड किसी भी स्टेबल स्टेट में वापस नहीं लौटता। वह स्टक रहता है एग्जैक्टली वहीं जहां मैनिपुलेटर उसे चाहता है। अनरीचेबिलिटी का सबसे शार्प पॉइंट है स्केर्सिटी। लोग स्केर्सिटी को वैल्यू से जोड़ते हैं। जो रेयर हो वही स्पेशल है, जो कम मिले वही प्राइसलेस है। कैसानोवा अपने प्रेजेंस को स्केर्सिटी बना देता था। वह लोगों के लाइफ में कभी फ्लड की तरह नहीं आता था। वह आता था जैसे बारिश का पहला ड्रॉप, रेयर, अनप्रिडिक्टेबल और याद रखने लायक। और जब कोई रेयर हो तो उसके छोटे जेस्चर्स भी बड़े इंपैक्ट डालते हैं। एक सिंपल मैसेज फील्स लाइक मैजिक, एक स्मॉल स्माइल फील्स लाइक प्रिविलेज, एक टच फील्स लाइक डेस्टिनी। ये इल्यूजन नहीं, ये इंजीनियर्ड वैल्यू है। मैनिपुलेटर्स वैल्यू क्रिएट नहीं करते, वे वैल्यू की परसेप्शन क्रिएट करते हैं, और परसेप्शन ही मन को इंस्लेव करती है। अनरीचेबिलिटी की सबसे डेंजरस लेयर है कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी। सामने वाला जब सोचने लगे कि वह टफ है, कोल्ड है, डिस्टेंट है, उसी मोमेंट मैनिपुलेटर एक छोटी सी इमोशनल सॉफ्टनेस दिखा देता है, बस इतना कि हार्ट मेल्ट हो जाए, लेकिन इतना नहीं कि प्रिडिक्ट हो सके। यह माइक्रो वल्नरेबिलिटी ही पर्सन को बाइंड कर देती है। ही ओपन्स अप ओनली टू मी, ही ट्रस्ट्स ओनली मी, ही शोज दिस सॉफ्ट साइड टू नो वन एल्स। यह इल्यूजन सबसे पावरफुल है, क्योंकि यह तुम्हें स्पेशल नहीं बनाती, तुम्हें चोजन फील कराती है। चोजन फीलिंग हर बाउंड्री को डिसॉल्व कर देती है, और वही डिसॉल्व हुई बाउंड्रीज मैनिपुलेटर की जीत है। एल्यूसिव डायनेमिक्स का अंतिम आउटकम है परपेचुअल चेस। विक्टिम चेस नहीं करता क्योंकि मैनिपुलेटर वैल्यूएबल है, विक्टिम चेस करता है क्योंकि मैनिपुलेटर अटेनेबल नहीं है। यह डिफरेंस सटल है, लेकिन यही सटल्टी माइंड को लाइफ टाइम के लिए ट्रैप कर देती है। जो आसानी से मिल जाए वह डिजायर खत्म कर देता है, जो मिलकर भी ना मिले वह डिजायर को इन्फिनिट बना देता है। डार्क सिडक्शन का यह कानून हमेशा याद रखना। लोग तुम्हें छोड़ देते हैं जब उन्हें सर्टेनिटी मिल जाए, लेकिन वे तुम्हें पकड़ने की कोशिश कभी नहीं छोड़ते अगर तुम उन्हें अनसर्टेनिटी देते रहो। सर्टेनिटी इंटीमेसी बनाती है, अनसर्टेनिटी डिवोशन बनाती है, और डिवोशन कंट्रोल की स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन है। अब जब अनरीचेबिलिटी की साइकोलॉजिकल एल्केमी तुम्हारे सामने साफ हो चुकी है, अगला चैप्टर तुम्हें सेडक्शन के सबसे टॉक्सिक और सबसे रिलायबली इफेक्टिव वेपन में ले जाएगा, जेलोसी। वह फ्यूल
जो इनसिक्योरिटी को डिजायर में बदल देता है और डिजायर को डेस्परेशन में। जेलसी ट्रिगर्स कैसे ट्रायंगुलेशन, कंपैरिजन और सटल राइवलरी किसी भी व्यक्ति को चेस मोड में परमानेंटली लॉक कर देती है, और कैसे जेलसी को लव समझने की भूल दिल और माइंड दोनों को इंस्लेव कर देती है। चैप्टर 12, जेलसी ट्रिगर्स ट्रायंगुलेशन फॉर पावर। जेलसी वह भावना है जो इंसान को उसके सबसे लॉजिकल रूप से दूर और उसके सबसे डेस्परेट रूप के सबसे करीब ले आती है। लव माइंड को खोलता है, फियर माइंड को सतर्क करता है, लेकिन जेलसी माइंड को अनकंट्रोलेबल बना देती है। इसीलिए डार्क सेडक्शन में जेलसी कोई एक्सीडेंट नहीं, एक रणनीति है, एक सूक्ष्म, क्लिनिकल एंड डेवास्टेटिंग स्ट्रैटेजी। कैसानोवा कभी यह रिस्क नहीं लेता था कि कोई उसके प्रति कंफर्टेबल हो जाए। कंफर्ट प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है और प्रिडिक्टेबिलिटी अटैचमेंट को वीकन कर देता है। इसलिए वह हमेशा इन दो स्टेट्स के बीच ऑपरेट करता था। तुम खास हो और तुम रिप्लेसेबल हो। यही ड्युअलिटी जेलसी को ट्रिगर करती है। ट्रायंगुलेशन की शुरुआत सटल कंपैरिजन से होती है। कभी किसी और की तारीफ, कभी किसी और की प्रेजेंस का हल्का सा जिक्र, कभी किसी और के ध्यान की ओर अननोटिस शिफ्ट। कुछ इतना बड़ा नहीं कि खुलकर फाइट हो जाए, लेकिन इतना शार्प कि हार्ट में पिंच महसूस हो। यही पिंच जेलसी का पहला सीड है। जेलसी तब पैदा नहीं होती जब कोई थ्रेटनिंग पर्सन दिखे। जेलसी तब पैदा होती है जब थ्रेट एम्बिगुअस हो। एम्बिग्यूटी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करती है, इमेजिनेशन इनसिक्योरिटी को एम्पलीफाई करती है, और इनसिक्योरिटी चेस को ट्रिगर करती है। कैसानोवा इस इमेजिनेशन को डेलिबरेटली फ्यूल करता था। एक छोटी मुस्कान किसी और की तरफ, एक स्लो ग्लांस, एक हाफ कमेंट अबाउट समवन इंटरेस्टिंग, या एक कैजुअल लाइन, शी अंडरस्टैंड्स मी इन वेज पीपल नॉर्मली डोंट। ये वर्ड्स किसी फाइट और एंगर क्रिएट करने के लिए नहीं होते। यह वर्ड्स उस साइलेंट पैनिक को जन्म देते हैं जो अंदर से विस्पर करता है, तुम इनफ नहीं हो। और जब कोई खुद को नॉट इनफ महसूस करता है, वह कंट्रोल का सबसे आसान टारगेट बन जाता है। ट्रायंगुलेशन की सबसे सटल फॉर्म है इमोशनल कंपैरिजन। फिजिकल थ्रेट्स टेम्पोरेरी होते हैं, इमोशनल थ्रेट्स परमानेंट। कैसानोवा कभी यह नहीं कहता था वह अट्रैक्टिव है, वह कहता था उसका माइंड इंटरेस्टिंग है, या उसमें एक डेप्थ है। डेप्थ यह शब्द किसी को भी इनसिक्योर करने के लिए काफी है, क्योंकि डेप्थ पर कंपैरिजन हमेशा पेनफुल होता है। जेलसी उस मोमेंट पर पीक होती है जब विक्टिम को लगता है कि मैनिपुलेटर किसी और के साथ ज्यादा अलाइव, ज्यादा अटेंटिव, ज्यादा इमोशनली ओपन है, और यही थॉट चेस को ऑटोमेटिक बना देता है। अब विक्टिम वैलिडेशन नहीं मांगता, वह कंपटीशन में उतर जाता है, और कंपटीशन में उतरने वाला इंसान खुद को मैनिपुलेटर के लिए प्रूव करने लगता है। यही प्रूफ गिविंग बिहेवियर लॉन्ग टर्म कंट्रोल का सबसे शार्प पॉइंट है। ट्रायंगुलेशन की तीसरी लेयर है इनकंसिस्टेंट रीअश्योरेंस। कभी वह कहता तुम यूनिक हो, और अगले दिन सटली किसी और की यूनिकनेस हाईलाइट कर देता। यह पुश एंड पुल कंपैरिजन विक्टिम के अंदर दो कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीव्स प्लांट करता है। आई एम स्पेशल, आई एम नॉट इनफ। इन दो बिलीव्स के बीच का इमोशनल टेंशन जेलसी का प्योर फ्यूल है। जेलसी का सबसे डेंजरस सिम्टम यह है कि विक्टिम खुद को मैनिपुलेटर की ओर जस्टिफाई करने लगता है। ही इज नॉट फ्लर्टिंग, आई एम जस्ट इमेजिनिंग, शी इज जस्ट अ फ्रेंड, ही डजंट नो इट हर्ट्स मी। विक्टिम अपने ही इमोशनल रिफ्लेक्स को डाउट करने लगता है, और डाउट से वीक माइंड सबसे आसानी से कंट्रोल्ड माइंड बनता है। कैसानोवा जेलसी को फाइट में कन्वर्ट नहीं करता था, वह उसे फियर ऑफ रिप्लेसमेंट में कन्वर्ट करता था। यह फियर सटल हो, कंट्रोल्ड हो, और जस्ट इनफ होगी ताकि विक्टिम उस पॉसिबिलिटी को कभी इग्नोर न कर सके। फियर ऑफ लॉस सबसे प्राइमल ह्यूमन ट्रिगर है, और जब कोई व्यक्ति लॉस को प्रिवेंट करने में बिजी हो, वह मैनिपुलेटर की हर डिमांड को सबकॉन्शियस लेवल पर फॉलो करने लगता है। डार्क सिडक्शन का यह ट्रूथ कभी मत भूलना। लव तुम्हें क्लोज लाता है, लेकिन जेलसी तुम्हें लॉयल बनाती है। एक लॉयल्टी जो हेल्थी नहीं, डेस्परेट होती है, और डेस्परेट लॉयल्टी कंट्रोल का सबसे रिजिड फाउंडेशन है। अब जब जेलसी के इनविजिबल मैकेनिक्स साफ हो चुके हैं, अगला चैप्टर तुम्हें सिडक्शन के सबसे सटल बट डेडलिएस्ट वेपन में ले जाएगा,
इमोशनल पपेट्री, वह स्किल जहां मैनिपुलेटर रिएक्शंस नहीं पढ़ता, वह रिएक्शन स्टीयर करता है। स्ट्रिंग्स ऑफ इमोशन, कैसे माइक्रो रिएक्शन, सटल क्यूज और साइकोलॉजिकल स्टीयरिंग से किसी भी इंसान की भावनाओं को पपेट की तरह मूव करवाया जाता है। चैप्टर 13, स्ट्रिंग्स ऑफ इमोशन, रीडिंग एंड स्टीयरिंग मेंटल रिएक्शंस। किसी इंसान को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उसके इमोशंस को समझना, लेकिन किसी इंसान को पूरी तरह ओन करने का तरीका है उन इमोशंस को स्टीयर करना। यहां सिडक्शन खत्म नहीं होती, यहां सिडक्शन माइंड कंट्रोल में इवॉल्व हो जाती है। कैसानोवा इस स्टेज पर सिर्फ एक लवर नहीं था, वह एक इमोशनल पपेटियर था। वह जाहिर रिएक्शंस नहीं पढ़ता था, वह माइक्रो रिएक्शंस कैप्चर करता था। वॉइस टोन की छोटी ट्रीमर्स, ब्रेथ की रिदम, प्यूपिल डिलेशन, नर्वस स्माइल, हेजिटेशन की एक हल्की सी टिक। जो लोग वर्ड्स पर भरोसा करते हैं वे हमेशा टूटते हैं। जो लोग माइक्रो रिएक्शंस पढ़ना जानते हैं वे दूसरों की साइकोलॉजी हाथ में पकड़ लेते हैं। इमोशन रीडिंग डार्क सिडक्शन का फाउंडेशन है, लेकिन स्टीयरिंग उसकी अंतिम मास्टरी। रिएक्शन पढ़ लेना सिर्फ नॉलेज है, रिएक्शन चेंज कर देना यही पावर है। कैसानोवा समझता था कि इंसान दो तरह की इमोशंस से ड्रिवन होते हैं, डिजायर्स और फियर्स। इन दोनों में से जो पहले एक्टिवेट हो जाए वही माइंड की स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेता है, और वह स्टीयरिंग व्हील हमेशा वही पकड़े। यह सुनिश्चित करना यही उसकी कला थी। इमोशन स्टीयरिंग की शुरुआत होती है इमोशनल कैलिब्रेशन से। वह पहले टारगेट का बेसलाइन मैप करता, किस बात से नर्वसनेस आती है, किस जेस्चर से कंफर्ट, किस कॉम्प्लीमेंट से ग्लो, किस साइलेंस से एंजाइटी। यह मैप कंप्लीट होते ही विक्टिम प्रिडिक्टेबल बन जाता है, और प्रिडिक्टेबल इंसान सबसे आसानी से प्रोग्रामेबल होता है। उसके बाद आता है सबसे डेंजरस स्टेप, ट्रिगर क्राफ्टिंग। यह वह जगह है जहां मैनिपुलेटर क्यूज क्रिएट करता है जिन्हें वह बाद में यूज करेगा। एक खास टोन जो गिल्ट ट्रिगर करती है, एक खास डिस्टेंस जो इनसिक्योरिटी जगाती है, एक खास साइलेंस जो पैनिक पैदा करती है, एक खास सॉफ्टनेस जो इंस्टेंट रिलीफ देती है। इन क्यूज को बार बार रीइंफोर्स करके वह विक्टिम के भीतर इमोशनल बटन्स इंस्टॉल कर देता है, और फिर एक दिन वह बस बटन दबाता है, इमोशन अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। यहां से इमोशनल पपेट्री शुरू होती है। अगर उसे अटैचमेंट चाहिए वह थोड़ी वार्मथ देता है, अगर उसे चेस चाहिए वह थोड़ी डाउट देता है, अगर उसे वैलिडेशन चाहिए वह अचानक डिस्टेंट हो जाता है, अगर उसे सरेंडर चाहिए वह वल्नरेबिलिटी की छोटी सी ड्रॉप दिखा देता है। इमोशंस अब उसके हाथ में है, और विक्टिम एक पपेट की तरह मूव करता है, बिना महसूस किए कि उसके स्ट्रिंग्स कोई और पकड़ रहा है। इमोशन स्टीयरिंग का सबसे रिफाइंड वर्जन है रीइंफोर्समेंट पैटर्निंग। इंसान वही बिहेवियर दोहराता है जिसे कभी रिवॉर्ड मिला हो और कभी पनिशमेंट। रिवॉर्ड प्रिडिक्ट हो तो माइंड लेजी हो जाता है, रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल हो तो माइंड एडिक्टेड हो जाता है। कैसानोवा यही फॉर्मूला यूज करता था, कभी इंटेंस अटेंशन, कभी सडन विड्रॉल, कभी पैशनेट कनेक्शन, कभी कोल्ड डिसमिसल। माइंड इस वॉलेटिलिटी में स्टेबिलिटी ढूंढता है, और स्टेबिलिटी उसी व्यक्ति में देखता है जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। यह सबसे ट्विस्टेड साइकोलॉजिकल लूप है। मैनिपुलेशन की अंतहीन ताकत यह नहीं कि मैनिपुलेटर तुमसे क्या करवाता है, बल्कि यह कि तुम क्या करने लगते हो खुद से, अपने अगेंस्ट, अपने ही इमोशन से ड्रिवन होकर। विक्टिम सोचता है कि वह फ्रीली एक्ट कर रहा है, लेकिन असल में वह उस पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है जो मैनिपुलेटर ने उसके माइंड में एम्बेड किया है। इमोशनल पपेट्री का अंतिम चरण है आइडेंटिटी सॉफ्टनिंग, जहां व्यक्ति अपनी बाउंड्रीज खोकर अपनी सेल्फ इमेज वीक कर देता है। वह अपनी वर्थ उस रिएक्शन से जोड़ लेता है जो मैनिपुलेटर उसे देता है। अब अगर मैनिपुलेटर खुश है, विक्टिम खुद को वर्दी समझता है। अगर मैनिपुलेटर कोल्ड है, विक्टिम खुद को फॉल्टी समझता है। बाउंड्रीज डिसॉल्व, सेल्फ डाउट ग्रो, डिपेंडेंसी डीपन। यहां से एस्केप लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि विक्टिम अब मैनिपुलेटर पर इमोशनली नहीं, एग्जिस्टेंशियली डिपेंडेंट हो चुका होता है। डार्क सिडक्शन का यह रूल हमेशा याद रखना,
जिस दिन कोई तुम्हारी इमोशंस को नहीं, तुम्हारे इमोशनल रिएक्शंस को कंट्रोल करने लगे, उस दिन तुम उसकी इच्छा के अनुसार शेप लेने लगते हो। ये लव नहीं, यह साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर है। अब जब तुम समझ चुके हो कि इमोशंस को पपेट स्ट्रिंग्स की तरह कैसे ऑपरेट किया जाता है, अगला चैप्टर तुम्हें उस फाइनल स्ट्रोक से मिलवाएगा जो इस पूरी डार्क आर्किटेक्चर को परमानेंट बनाता है। एग्जिट स्ट्रैटेजी, एक ऐसा एग्जिट जो हार्ट को नहीं, माइंड को हॉलो छोड़ देता है। द वैनिशिंग कर्स, कैसे अचानक विड्रॉल, टाइमिंग बेस्ड डिसअपीयरेंस और साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट किसी को लाइफ टाइम के लिए तुम्हारी अनुपस्थिति का एडिक्ट बना देती है। चैप्टर 14, द वैनिशिंग कर्स, लीविंग देम एडिक्टेड टू योर एब्सेंस। किसी इंसान को पाना कठिन नहीं है, किसी इंसान को छोड़ना भी कठिन नहीं, लेकिन किसी इंसान के भीतर ऐसा खालीपन छोड़ देना जिसे वह सिर्फ तुम्हारी अनुपस्थिति से भरने की कोशिश करे, यही डार्क सेडक्शन का सबसे घातक, सबसे इरिवर्सिबल चरण है। और कैसानोवा इस कला में इतना निपुण था कि उसके जाने के बाद लोग सिर्फ उसे मिस नहीं करते थे, वे खुद को खो देते थे। यह है द वैनिशिंग कर्स, वह साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट जो प्रेजेंस से नहीं, एब्सेंस से बनती है। मनुष्य की सबसे पुरानी कमी यही है, वह उस चीज की ओर वापस भागता है जो उसे इनकम्प्लीट छोड़ गई हो। जितना बड़ा वॉइड, उतनी बड़ी क्रेविंग। और मैनिपुलेटिव सेडक्शन का सबसे शार्प हथियार यही कंट्रोल्ड वैनिशिंग है। कैसानोवा कभी अचानक नहीं वैनिश करता था, उसका डिसअपीयरेंस एक टाइम्ड रिचुअल होता था। वह तब जाता था जब उसकी प्रेजेंस पीक इंटेंसिटी पर होती, जब विक्टिम इमोशनली सबसे ओपन, सबसे अटैच्ड, सबसे सरेंडर्ड होता। पीक कनेक्शन, सडन एब्सेंस, क्लीन माइंड कोलैप्स। यही कोलैप्स एडिक्टिव लॉन्गिंग में बदल जाता है। एब्सेंस इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये कोई एंडिंग नहीं देती। एंडिंग पेन देती है, क्लोजर देती है। एब्सेंस कंफ्यूजन देती है, और कंफ्यूजन ही ऑब्सेशन का पहला सीड है। विक्टिम को लगता है कुछ अधूरा है, कुछ अनफिनिश्ड, कुछ ऐसा जिसे वह ठीक कर सकता है अगर वह बस कांटेक्ट कर ले या बस थोड़ा और वेट कर ले। इसी वेटिंग में वीक्स, मंथ्स, कभी कभी साल निकल जाते हैं। वैनिशिंग का पहला साइकोलॉजिकल असर होता है मेमोरी डिस्टॉर्शन। जब कोई व्यक्ति चला जाता है, माइंड ऑटोमेटिकली गुड मेमोरीज फिल्टर कर लेता है और बैड मोमेंट सप्रेस कर देता है। कैसानोवा का चार्म, इंटीमेसी, पैशन अब हाइलाइट्स बन जाते हैं, और मैनिपुलेशन, विड्रॉल, माइंड गेम्स बैकग्राउंड ब्लर। माइंड खुद ही यादों को एडिट कर देता है ताकि पेन बेरेबल हो जाए। एडिटेड मेमोरीज एडिक्टिव होती है। वैनिशिंग का दूसरा असर है आइडेंटिटी स्क्रैम्बल। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी पर्सनैलिटी, डिजायर्स और आइडेंटिटी को मिरर करता है और फिर गायब हो जाता है, तुम्हारे अंदर एक वैक्यूम रह जाता है। तुम खुद को पहचान नहीं पाते क्योंकि जिस सेल्फ इमेज को वह रिफ्लेक्ट करता था वह भी उसके साथ गायब हो गई। विक्टिम खुद की तलाश में, अनजाने में उसी की तलाश करने लगता है। वैनिशिंग का तीसरा असर है फैंटेसी एम्प्लीफिकेशन। एब्सेंस इमेजिनेशन को अनलीश कर देती है। अब रियल पर्सन नहीं, आइडियलाइज्ड फैंटेसी बचे रहती है। विक्टिम उसे उस वर्जन में बदल देता है जो वह बनना चाहता था या जिसे वह खोने से डर रहा था। फैंटेसी रियलिटी से ज्यादा एडिक्टिव होती है क्योंकि फैंटेसी रेजिस्ट नहीं करती, रिजेक्ट नहीं करती, चेंज नहीं करती। कैसानोवा यही चाहता था। वह चाह छोड़ जाता था, खुद नहीं। और फिर आता है वह चरण जिससे एस्केप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लॉन्गिंग लूप्स। माइंड बार बार होप जनरेट करता है, वह वापस आएगा, वह बस बिजी है, वह मुझे मिस कर रहा होगा। यह सेल्फ सूदिंग इल्यूजन्स एक साइलेंट केज बन जाती है। विक्टिम इस लूप में फंसकर खुद का इमोशनल बैंक्रप्सी शुरू कर देता है। वेटिंग, होपिंग, सर्चिंग, डिकोडिंग, हर दिन एक नया इमोशनल डेट। कैसानोवा की एब्सेंस कोई एक्सीडेंट नहीं होती थी, यह इम्प्रिंटिंग होती थी। वह घाव नहीं छोड़ता था, वह एको छोड़ता था। एक ऐसा एको जो रात के सन्नाटे में, लोनली इवनिंग्स में, रैंडम मेमोरीज में, सांस लेने के शांत पलों में अचानक फिर से गूंजने लगता था। यह एको रिमाइंडर नहीं, रीइंफोर्समेंट होता था। डार्क सेडक्शन का यह लॉ कभी मत भूलना। लोग प्रेजेंस से नहीं, एब्सेंस से जुड़ते हैं क्योंकि प्रेजेंस उतनी ही पावरफुल होती है
जितनी देर वह रहती है, लेकिन एब्सेंस उतनी पावरफुल होती है जितनी देर माइंड उसे दोहराता रहता है। और जब कोई व्यक्ति तुम्हारी एब्सेंस से डरने लगे, तुम्हारी साइलेंस को डिकोड करने लगे, तुम्हारी मेमोरी को वर्शिप करने लगे, वह तुम्हारे कंट्रोल में आ चुका होता है। चाहे तुम वहां हो, चाहे तुम वहां ना हो। अब जब तुमने समझ लिया है कि लिविंग किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसे हॉलो छोड़ देता है, अगला चैप्टर तुम्हें उस फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन से मिलवाएगा जो किसी मैनिपुलेटर को सिर्फ मेमोरेबल नहीं, मिथिकल बना देता है। द शैडो दैट स्टेड, कैसे एक मैनिपुलेटर ऐसा इम्प्रिंट छोड़ता है जो सालों बाद भी इरेज नहीं होता, और कैसे वह खुद इंसान नहीं, एक साइकोलॉजिकल लेजेंड बन जाता है। चैप्टर 15, द शैडो दैट स्टेड, बिकमिंग अनफॉरगेटेबली इरेसिस्टिबल। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाते हैं, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में रुके रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहते, तुम्हारे अंदर रह जाते हैं। यही वह अंतिम स्तर है जहां सिडक्शन ह्यूमन साइकोलॉजी को पार कर मिथोलॉजी बन जाती है। और कैसानोवा ने सबसे खतरनाक मास्टरी यहां हासिल की थी। लोग उसके चले जाने के बाद भी उससे मुक्त नहीं होते थे। वह मेमोरी नहीं छोड़ता था, वह मार्क छोड़ता था। यह अंतिम चैप्टर इसलिए सबसे साइलेंट है क्योंकि यहां कोई टैक्टिक्स नहीं, कोई स्ट्रैटेजीज नहीं, कोई मैनिपुलेशन मूव्स नहीं। यहां सिर्फ एक आउटकम है, इरिवर्सिबल साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट। इरेजिस्टिबल बनना कभी फिजिकल प्रेजेंस से नहीं होता। प्रेजेंस हर कोई दे सकता है, इरेजिस्टिबल तब बना जाता है जब तुम किसी के इमोशनल आर्किटेक्चर का हिस्सा बन जाओ, जब तुम उसकी लोनलीनेस में गूंजो, उसके साइलेंस में तैरते रहो, उसकी लेट नाइट थॉट्स में शेप बदलते रहो, उसके डाउट्स में शैडो की तरह खड़े रहो, उसकी फैंटेसीज में एक परमानेंट सिलुएट बनकर जमे रहो। कैसानोवा ने यही किया। वह लोगों की लाइफ में मेमोरी बनकर नहीं, पैटर्न बनकर रह जाता था। जब भी कोई वार्मथ महसूस करता, वह उसे याद आता था। जब भी कोई लॉन्गिंग महसूस करता, उसकी इमेज उभरती थी। जब भी कोई कंपेयर करता, वह अनबीटेबल लगता था। यह इम्प्रिंट डेस्टिनी जैसा नहीं लगता था, यह एडिक्शन जैसा लगता था। और एडिक्शन का क्योर रेयरली फाउंड, ऑलमोस्ट नेवर एक्सेप्टेड होता है। इररेसिस्टिबल बनने का असली अर्थ यही है, तुम्हारा वर्जन उसकी माइंड में ब्रीदिंग शुरू कर दे। वह तुम्हें याद इसलिए नहीं करे कि तुम अच्छे थे, वह तुम्हें याद इसलिए करे क्योंकि तुम उसकी जरूरत जैसे महसूस होते थे। यह नीड फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल होती है। और साइकोलॉजिकल नीड्स रेयरली डाई, वे बस और गहरी होती जाती है। व्हेन यू बिकम समवन्स शैडो, तुम प्रेजेंस नहीं देते, तुम एब्सेंस को अनबेरेबल बना देते हो। और जब एब्सेंस अनबेरेबल हो जाए तो व्यक्ति कभी भी पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाता। वह तुम्हारे इल्यूजन से ब्रेक नहीं कर पाता क्योंकि वह इल्यूजन ही उसका इमोशनल बेंचमार्क बन चुका होता है। डार्क सिडक्शन का अंतिम रूल यही है, लोग खत्म हो जाते हैं लेकिन शैडो नहीं। शैडो वही रहता है जितनी देर कोई अपनी ही मनोवैज्ञानिक चुप्पियों में कैद रहता है। और यही वह जगह है जहां कैसानोवा लेजेंड बन गया था। वह इंसान नहीं रहा, वह एक हॉन्टिंग बन गया, एक एको जो दोबारा कभी रियल नहीं होता लेकिन कभी फेड भी नहीं होता। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो, अगर तुमने ये पूरी जर्नी एब्जॉर्ब की है, अगर तुमने साइकोलॉजी की हर डार्क लेयर को समझा है, तो तुम पहले से कहीं ज्यादा अवेयर हो। एक नई क्लैरिटी, एक नई चेतना, एक नया अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर पैदा हुआ है। और अगर यह वीडियो तुम्हारी सोच को हिला गया है, अगर तुमने डार्कनेस की लैंग्वेज को डिकोड किया, और अगर यह जर्नी तुम्हें पावरफुल लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि ऐसी साइकोलॉजीज, ऐसी माइंड आर्किटेक्चर्स, ऐसी फॉरबिडन अवेयरनेस हर जगह नहीं मिलती। सब्सक्राइब करो क्योंकि हम अगले वीडियोस में माइंड के ऐसे हिस्से खोलेंगे जो दुनिया तुम्हें जानने नहीं देना चाहती। और हाँ, अगर यह डार्क नॉलेज तुम्हें यूजफुल लगा तो लाइक भी कर देना ताकि हम दोनों यह जर्नी और गहराई में ले जा सकें।